नमस्कार दोस्तों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास मॉडल पेपर थर्ड। तीसरा मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। 2 मॉडल पेपर हमारे हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपने उन दोनों मॉडल पेपर के एक पर्सन बारीकी से मिलाए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे जो मैं पेपर करवाने जा रहा हूं यानी आपका जो बोर्ड का जो पेपर आएगा वो उन्हीं प्रश्नों में आएगा। लगभग 150 से 180 के बीच में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और उन्हीं में से आएगा। संभव होगा तो मैं आपको 150 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा और आपको PDF जो मॉडल पेपर मैं यहाँ पर हल नहीं करा पाऊँगा उनके जो मॉडल पेपर मैं बना रहा हूँ उनकी PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा और आप उनको अच्छी तरह से मिलाएंगे। उनमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्लास। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो देखो, अभ्यास प्रश्न पत्र थर्ड है और 3.25 घंटे का टाइम है, यह हम सब जानते हैं। तो पहला प्रश्न यानी ए भाग का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो। आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि सूत्र निखिलम का प्रयोग करके 108 गुणा 112 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, निखिलम सूत्र से 108 को 112 से मल्टीपल करना है। पहला प्रश्न है 108 को गुणा करना है 112 से। कौन सी विधि से? निखिलम विधि से। ठीक है, तो देखो निखिलम विधि आपको आनी चाहिए। क्या होता है निखिलम विधि में? पहले तो संख्या का क्या निकालो? आधार निकाल लो। आधार आपको पता है कि ये 108 112 किसके आसपास की संख्या है? 100 के, तो आधार क्या हुआ? 100 हुआ। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या करना है? विचलन निकालने। 2 विचलन होंगे सूत्र निखिलम में। कैसे? देखो 108 को आपको क्या करना है? 112 से गुणा करना है। तो 108 के तो सामने 108 का विचलन लिख दो। 108 का विचलन क्या होगा? 108 में से 100 घटाओ, कितना? +8। ठीक है, 112 का विचलन कितना होगा? 100 घटा लेंगे तो +12। ये क्या हो गया? विचलन हो गया। और इसके क्या बनाने? 2 खंड बनाने। दूसरे खंड में कितने अंक होने चाहिए? जितने आधार में क्या है? 0 है। तो यहां से आप निकाल लो विचलन। विचलन क्या होगा? +8 और +12। ये 2 आपके क्या है? विचलन है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है कि कोई सी एक संख्या ले लो। दोनों संख्या में से कोई सी एक संख्या ले लो, चाहे आप 108 को ले लो चाहे 112 के ले लो। जैसे आपने 108 लिया और उस 108 में क्या कर लेना है? दूसरी संख्या का विचलन जोड़ना है। समझ में आया बात आपको? सूत्र निखिलम में क्या करना होता है कि जो 2 संख्या दे रखे उन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या ले लो और उसमें जोड़ना है दूसरी संख्या का विचलन। जैसे हमने 108 लिया तो दूसरी संख्या क्या? 112। 112 का विचलन क्या? सॉरी, ये 12 है, प्लस के 12। 112 का विचलन क्या है? 12। तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? 12 जोड़ देंगे। समझ में आ गया? ये केवल आधार वाला है, उपाधार वाला नहीं है। अगर उपाधार आता तो हम इसको क्या कर देते? उपाधार से गुणा कर देते। ठीक है, उपाधार अंक से। और इधर क्या करना है? आपको विचलनों का गुणा करना है। क्या करना है? विचलनों का गुणा करना है। ठीक है, अब आप आसानी से अपना उत्तर निकाल सकते हैं। 108 में 12 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके 200। 220। 108 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120। और इधर आपको 12 से 8 को मल्टीपल करेंगे, 12 8 96। अब देख रहे हैं दूसरे खंड में 2 अंक है और आधार में 0 कितनी है? 2 ही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करना, यानी आपका उत्तर कितना आ गया? 12096। यही आपका क्या है? आंसर है। समझ में आ गया? विचलन विधि में क्या करना होता है, ध्यान दो। अब विचलन विधि के आपके 2-3 और प्रश्न आपकी किताब में दे रखे, फटाफट से मिला लो। कोई समस्या आ रही है तो पूछो। क्लियर हो गया? ये आपका पहला प्रश्न क्लियर हुआ। ओके, आगे देखो दूसरा प्रश्न, पढ़ो। आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा 45 का वर्ग ज्ञात कीजिए। कौन से सूत्र से? एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा क्या करना है? 45 का वर्ग ज्ञात करना। दूसरा प्रश्न है, हल कैसे करेंगे? देखो कि आपको 45 का वर्ग, 45 का मतलब 45 की घात 2 का मान ज्ञात करना है। कौन से? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जिन संख्याओं में, ध्यान देना कि जिन संख्याओं का लास्ट अंक 5 होता है ना, उनका वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। कौन सी विधि? एकाधिकेन पूर्वेण विधि। अब एकाधिकेन पूर्वेण विधि कहाँ लगती है तुम्हें पता है क्या? एकाधिकेन विधि वहाँ लगती है जहाँ पर दोनों संख्याओं के जो
लास्ट डिजिट होते हैं उनका योग या तो 10 आए या 100 आए और बाकी के डिजिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समझ में आ गई ना। अब देखो दोबारा समझने की कोशिश करें। जैसे मेरे पास 45 है तो मुझे 45 का वर्ग ज्ञात करना है। 45 का वर्ग का मतलब क्या करना है, 45 को 45 से गुणा तो करना है। तो यहाँ देखो कि इन दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और बाकी जो 2 अंक बच गए 4 और 4 वो दोनों समान है। समझ में आ गई ना। जैसे मान लो कि मुझे 225 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 225 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 225 को 225 से मल्टीपल करना है। आप देख रहे हैं कि 5 और 5 दोनों का योग 10 आ रहा है और बाकी जो बच गए वो अंक समान है, 22 है, इसमें भी 22 है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उसमें क्या लगता है, सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण लगता है। ठीक है, तो एकाधिकरण पूर्वेण में क्या होता है, ध्यान दो, देखो कि आपको 45 का वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है, 45 का वर्ग ज्ञात करना है। और 45 का वर्ग का मतलब होता है 45 को 45 से गुणा करना। कैसे करेंगे, देखो उसमें भी 2 खंड बनते हैं। पहले खंड में तो क्या होता है, पहले खंड में क्या होता है, ये जो दोनों जो संख्याएं हैं, जो इकाई, उनका गुणा हो जाता है, उनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और इधर क्या होता है कि जो अंक समान है उस अंक को उसी अंक के एकाधिकरण से गुणा करना है। समझ में आ गया कि देखो एकाधिकरण पूर्वेण में क्या होता है, दोबारा ध्यान दो कि जिन संख्याओं का योग 10 या 100 आ रहा है, अब यहाँ पर 10 योग किसका आ रहा है, इस 5 का, इस 5 का, तो इन दोनों को यहाँ पर गुणा कर दो। और पहले खंड में क्या होगा कि जो अंक समान है, जो अंक समान है उस अंक को उसी के एकाधिकरण से गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 4 अंक समान, कौन सा 4, तो 4 को 4 के एकाधिकरण से, एकाधिकरण का मतलब 5 से गुणा करना है। समझ में आई क्या बात आपको। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण में क्या करना होता है, ध्यान दो कि जिन संख्याओं का योग 10 या 100 आता है उनका तो होता है गुणा। समझ में आ गई। और पहले खंड में क्या होता है कि जो अंक समान होते हैं उस अंक को उसी के एकाधिकरण से गुणा करना होता है। क्लियर हुआ। अब देखो इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं। देखो ध्यान दो, जैसे 225 को 225 से मल्टीपल करना है, तो यहाँ देखो 2 खंड बनाओ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो इनका योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। बाकी जो 2 अंक बच रहे हैं वो क्या है, समान है। इसका मतलब जिनका योग 10 आया उनको तो दूसरे खंड में गुणा कर दो। और जो पहला खंड है उसमें क्या आएगा कि जो संख्या समान कौन सी, 22 है, तो 22 को ही 22 के एकाधिकरण से गुणा करना है। 22 का एकाधिकरण का मतलब 23। समझ में आ गई ना। तो यह आपकी एकाधिकरण पूर्वेण विधि होती है। ठीक है, अब हल कर लेते हैं इसको। 4 को 5 से गुणा किया कितना आता है, 20, और 5 को 5 से गुणा किया कितना, 25, यानी आपका उत्तर कितना आएगा, 2025। यही आपका क्या है, आंसर है किसका, 45 को 45 से गुणा करने का। समझ में आ गया। एकाधिकरण पूर्वेण विधि के 2-3 क्वेश्चन है, वीडियो को यहीं रोको, फटाफट से उनको मिला लो। इस प्रकार अगर हम पढ़ेंगे, देखो दिन में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कम से कम आप 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, जो 2 सब्जेक्ट बचे उन पर पूरा जोर लगा दो। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। ओके, आगे पढ़ो। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, तीसरा प्रश्न कि 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। देखो क्या कह रहा है प्रश्न में कि 2 समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, आपस में क्या है, समांतर है। और इन समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। आप देख रहे हैं कि इनका समदूरस्थ, इन दोनों से समान दूरी पर होना चाहिए, तो इनके बीच में आएगा, ये आप जानते हैं, कोई बिंदु P यहाँ पर बीच में आएगा। और इस बिंदु का बिंदु पथ होगा वो क्या होना चाहिए, इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर होना चाहिए। यानी ये बीच में जो दूरियां दे रखी है ये दोनों और प्रत्येक जगह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये 2 मान लो कि समांतर रेखाएं हैं L1 और L2, और इनसे समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर बिंदु P है। तो इसका बिंदु पथ आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, एक रेखा बन रही है सीधी, और वो रेखा क्या होगी, देखो इनके बीच समान दूरी है, इनके बीच समान दूरी, इसका मतलब ये जो रेखा बनी है वो क्या है, दोनों दी गई रेखाओं के समांतर रेखा है। तो देखो प्रश्न में क्या पूछा है, तीसरा प्रश्न। वैसे देखो थ्योरी का प्रश्न है, आपको ये याद करने वाला कंसेप्ट है। तो याद क्या करेंगे, आपको लिखना है कि 2, जो प्रश्न में दे रखा है ना उसी हिसाब से, 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ, ये चित्र आपको बनाना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ एक सरल, एक रेखा होती है, सीधा लिख लो चाहे, एक रेखा होती है जो
दोनों रेखाओं के समांतर होगी। समझ में आने, देखो बिंदु का जो बिंदु पथ बन रहा है वो तो क्या है, एक रेखा बन रही है, सरल रेखा बन रही है। और ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इन दोनों रेखाओं को मैंने क्या लिखा, जो दोनों रेखाओं के क्या होगी, समांतर भी होगी। देखो दो चीज नोट करेंगे आप, एक तो पहली बात होगी समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ तो एक रेखा होगी, और वो जो रेखा होगी दोनों रेखाओं की क्या होगी, समांतर होगी। ये आपका तीसरा प्रश्न 1 नंबर का क्लियर हो गया। आगे पढ़ो चौथा प्रश्न, क्या कह रहा है, देखो चौथा प्रश्न है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की क्या कहलाती है। देखो मैंने आपको जो 12वां अध्याय कराया था उस समय समझाया था मैंने कि कोई व्रत है, उसमें बहुत सारी अनंत जीवाएं होती है, और उन जीवाओं में क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो कि एक जीवा है यहाँ, और जैसे जैसे ये जीवा मतलब केंद्र की ओर बढ़ेगी, किधर की ओर बढ़ेगी, केंद्र की ओर बढ़ेगी, तो इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, और एक जीवा ऐसी होगी जो कहाँ से गुजरेगी, केंद्र से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, केंद्र से गुजरेगी, और वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। अब आपको पता है कि जो वर्त जो केंद्र से गुजरेगी और वर्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है या दो बिंदुओं पर काटती है, वर्त के मतलब उसके जो शीर्ष है, वो जो रेखा है उसके जो शीर्ष है वो कहाँ पर है, वर्त की परिधि पर है। तो हम सारे जानते हैं ये क्या होती है, व्यास होती है ना, और ये बात मैंने आपको लिखाई भी थी। तो प्रश्न नंबर जो 4 है उसका जो उत्तर है वो क्या आएगा, एक ही शब्द में है कि जो वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की व्यास कहलाती है। बस क्या लिखो, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की व्यास कहलाती है। बस यही आपका उत्तर है। इसको थोड़ा सा क्या कर लो, आप व्यास को अंडरलाइन कर लो, यानी ये आपका उत्तर है। और उसको एक पूरी लाइन के रूप में, ये नहीं कि आप एग्जाम में व्यास लेके आ जाएंगे, थोड़ा सा आप मतलब ढंग से आप आंसर देंगे, पूरा एक लाइन में इसको लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी के साथ देखो 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्या है कि 468 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। 468 को, इधर ध्यान दो, देखो प्रश्न नंबर 5 हल कैसे करेंगे, किसको, 468 को। 468 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे करते हैं, इधर ध्यान दो। 468 जो दे रखा है उसका अभाज्य गुणनखंड करने का इस प्रकार लिख लो। फिर क्या करेंगे आप, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो देखो याद कर लो जिन बच्चों को याद नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद में 3 आती है, फिर 5 आती है, फिर 7 आती है, फिर 11 आती है, फिर 13 आती है, फिर 17 आती है, फिर 19 आती है, फिर 23 आती है। यहाँ तक याद कर लो, बस काफ़ी है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, लास्ट में 8 है तो 2 का भाग दिया। 4 में कितनी बार गया, 2 बार। 6 में कितनी बार गया, 3 बार। 8 में कितना गया, 4 बार। क्या फिर 2 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 4 है। तो 2 का भाग दिया, 2 का भाग 2 में 1 बार, 3 में भी 1 बार बच गया, 1 ये हो जाएगा 14, 14 में 7 बार। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितने सम संख्या नहीं है। अब 3 का देखो, 3 का कैसे लगाते हैं, देखो 7 1 8 1 9, योग 9 आ रहा है, इनके अंकों का योग 9 और 9 आ रहा है, और 9 में क्या 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग 11 में कितनी बार गया, 3 बार, 3 3 9, ठीक है, और बच गया कितने, 2, और 2 के आगे मैं 7 लिखूंगा, कितने होंगे 27, और 27 में 3 का भाग 9 बार, यानी कितनी बार भाग गया, 39 बार। ठीक है, अब 39 में देखो आप कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार और 9 में 3 बार, भाग कितना गया, 13, और 13 खुद क्या है, अभाज्य संख्या, इसका मतलब 13 में 13 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 168 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो ये आए, 2 गुणा, इनको गुणन यानी गुणा के रूप में लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 13, यानी इसको थोड़ा सा आसानी से लिख लेंगे, 2 की घात में लिख दो, 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार हो रहा है, 3 हो रहा है 2 बार, तो 3 की घात भी 2 गुणा 13 कितनी बार हो, 13 एक बार है, तो 13 की घात 2। ये क्या है, आपके अभाज्य गुणनखंड है, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं समझ में आ गया सभी को। छोटा सा प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है, ध्यान रखें आप। ठीक है, आगे देखो
छठा प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखो, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। पढ़ो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए। देखो किसका मान ज्ञात करना है, छोटा सा प्रश्न है त्रिकोणमिति का। कोस 45 गुणा कोस 60 माइनस साइन 45 गुणा साइन 60, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें तो सीधी सी बात है, आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, कोस 45 का मान, कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इसको गुणा करना है कोस 60 का मान, कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 कितना होता है, 1/2 माइनस ये माइनस साइन 45 का मान आप सारे जानते हैं कितना होता है, 1/√2 गुणा साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2 होता है। अब देखो आप क्या कर लेंगे, इसको हल कर लो। इसको हल करने के लिए आप देख रहे हैं कि 1/√2 और 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो 1/√2 कॉमन ले लो। इधर क्या बचा, 1/√2 बाहर आ गया, बचा क्या 1/2 माइनस इधर से 1/√2 बाहर आया, क्या बचा √3/2। अब इसको हल कर लो और आसानी से देखो 1/√2 तो ज्यों का त्यों, ठीक है। अब देखो इनके आधार सेम है, आधार क्या है, सेम है। जब आधार सेम होता है तो मेरा बताया हुआ क्या है कि ऊपर वाली जो संख्या उसमें सीधी संक्रिया लगा दो। यहाँ पर माइनस की संक्रिया तो 1 में से √3 घटा लो, 1 माइनस √3 और बट्टे में सीधा 2 लिख दो। समझ में आ गई ना आपको। 2 लघुत्तम लेके गुणा करने से कोई फायदा नहीं, सीधा आपको पता है कि जब इनका क्या है, सॉरी हर समान है, हर क्या दोनों का समान, इसका भी 2 है इसका भी 2 है, तो ऊपर वाले अंशों में क्या लगा दो, सीधी संक्रिया। सीधी संक्रिया का मतलब हो गया 1 में √3 सीधा घटा लो और बट्टे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस √3/2 2√2। समझ में आ गया। इसका परिमेय, ये भी उत्तर सही है। इसका परिमेयकरण करो, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं आपको पता है कि ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लो, तो 1 माइनस √3/2 है और इसको ऊपर नीचे 2√2 से मल्टीपल कर देंगे। अब आपको पता है कि इसको करेंगे तो क्या आएगा, √2 इस कोष्टक से गुणा का किससे, 1 माइनस √3 से, ये 2 रूट गुना हो गया और बट्टे में क्या हो गया 2, √2 को √2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। √2 को 2 से गुणा किया तो √2 को √2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को मैं इस 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, उत्तर 4। और यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ गई बात आपको। देखो छठा प्रश्न फिर से समझा देता हूँ, इधर ध्यान दो। कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60 का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कोस 45 का मान √1/2 होता है और कोस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। माइनस ये माइनस साइन 45 का मान √1/2 और साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब आपने क्या किया, √1/2 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा 1/2 माइनस इधर क्या बचा √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, √1/2 गुणा 1 माइनस का मतलब क्या हो गया, देखो 1 माइनस √3 कैसे आया कि 1 में से √3 को घटा दिया, क्योंकि इनके हर क्या है, समान है, बट्टे में 2। अब क्या किया, इनको ऊपर 1 को इससे गुणा कर दिया, 2 को √2 से गुणा कर दिया, फिर इसका परिमेयकरण करके हमने आंसर निकाल दिया। समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 6 प्रश्न आपके क्लियर हो गए, समझ में आ गए, ठीक है। आगे पढ़ो, देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। यह भी त्रिकोणमिति का है। tan 10/cot80 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 60। क्या करना है आपको, ये दे रखा है tan 10/cot80 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो मैंने आपको पीछे एक प्रश्न जो पीछे मॉडल पेपर था उसमें मैंने आपको प्रश्न करवाया था, उसमें क्या बताया था कि जब आपको कोण, देखो ध्यान रखो त्रिकोणमिति में जब आपको कोण 0, 30, 45, 60 और 90 दे दे तो आपको क्या करना है, इनका मान रखना है। समझ, देखो ध्यान समझना, जब आपको कोण 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का दे दे तो आपको क्या करना है कि मान रखना है। जैसे अभी हमने प्रश्न किया था कि कोस 30 कोस 60 माइनस साइन 45 और साइन 60 जो भी प्रश्न था उसमें आपको क्या करें, इन्हीं कोणों के रूप में दे रखा। जब ये 5 कोण आ जाए तो आपको प्रश्न को हल कैसे करना है, प्रश्न में मान रख के करना है, ठीक है। अब एक गांठ मान लो कि जब आप
आपको ये कोण नहीं दे, ये कोण नहीं दे और कोई सा कोण दे दे, तो 100% उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, 90 माइनस थीटा बराबर थीटा वाला। जैसे यहाँ टेन है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। समझ गए ना आप, ये फॉर्मूला लगेगा 100%। ये आप अपने खोपड़े में घुसा लो, समझ में आ गई ना। यदि आपको कोण इनमें से नहीं दे रखा है तो पूरक कोणों वाला सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र, पूरक कोणों। अब पूरक कौन सा होता है आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। समझ में आ गई ना। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। समझ आ गई ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपको पता है कि आप नहीं जानते कि टेन 10 का मान कितना होता है, आप नहीं जानते कि कोट 80 का मान कितना होता है। तो आप क्या करेंगे, देखो या अब आप टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन 10 बट्टा इस कोट को क्या लिख दिया, टेन 90 माइनस 80। टेन 90 माइनस 80 का मतलब क्या होता है, कोट 80 तो होता है। अब यहाँ पर कारण लिखो, चूंकि आप लिखो कि कोट या टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, कोट थीटा यानी कोट 80 दे रखा है। तो क्या मैं कोट 80 को टेन 90 माइनस थीटा की जगह 80 नहीं लिख सकता। समझ में आई बात आपको। तो टेन 10 बटा टेन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हमेशा पूरक कोण वाले सूत्र लगेंगे जब आपको कोण 0, 30, 45, 60 और 90 नहीं दे रखा है। तो समझ में आ गई बात आपको। तो क्या हुआ, ऊपर है टेन 10 बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, टेन 90 में से 80 घटाऊंगा कितना, 10। और टेन 10 में टेन 10 का भाग कितनी बार गया, 1। इसका उत्तर कितना आया, 1। समझ में आ गई बात आपको। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने कोट को चेंज क्यों नहीं किया। दूसरा तरीका बता देता हूँ, या कोट को चेंज क्यों नहीं किया, हम तो टेन को करेंगे। तो बेटा टेन को चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टेन 10 को क्या लिख दो, कोट 90 माइनस 10। कोट 90 माइनस 10 लिख दो। एक ही बात होती है, आप सारे जानते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो मैंने क्या किया है, टेन की जगह क्या लिख दिया, कोट। टेन की जगह क्या लिख दिया, कोट। और थीटा की जगह ये जो कोण आएगा वो क्या आएगा, 90 में से टेन वाला कोण घटा दो, बट्टे में क्या लिख दो, कोट 80। अब क्या आ जाएगा, कोट 90 में से 10 घटाओ कितना, 80, बट्टा नीचे क्या है, कोट 80। कोट 80 से कोट 80 कटा कितना आया, 1। आंसर कितना आया, फिर से 1। समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखना आपको कि बट्टे वाले इस प्रकार के प्रश्न में दोनों को चेंज नहीं करना है, दोनों संक्रियाओं को चेंज नहीं करना है। दोनों को करोगे तो फिर यही गड़बड़ हो जाएगी, यही प्रश्न उल्टा बन जाएगा फिर। समझ में आ गई बात आपको। तो आपको क्या करना होता है, एक को चेंज करके, बट्टे वाले में एक को चेंज करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये आपका 7वां प्रश्न मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ओके, आगे पढ़ो 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्या है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 8 अच्छा प्रश्न है। कैसे हल करेंगे, पहले तो इसका चित्र बनाओ कि एक मीनार है, जैसे ए बी हमने मीनार मान ली, और इसके पाद बिंदु से 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर यहाँ से इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब ये ऊपर की ओर, इस बिंदु से ऊपर की ओर बनने वाला ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और ये कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो आपको क्या बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखो ध्यान रखो क्या करना है, पहले लिख लो दिया गया, जो दे रखा है वो लिखो। क्या दे रखा है, मीनार के, या लिख दो मीनार ए बी के पाद बिंदु सी से, सॉरी बी, पाद बिंदु कौन सा है, बी, बी से 100 मीटर दूर सी बिंदु से मीनार
के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो दे रखा हमने लिख लिया, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि सर कौन सी संक्रिया, देखो मैंने पीछे भी बहुत बार बताया, फिर बता रहा हूँ, ध्यान दो कि यहाँ पर आप संक्रिया कौन सी लगाएंगे, टेन लगाए हैं, कोट लगाए हैं, साइन लगाए। तो मैंने आपको बता रहा है क्या है कि देखो या तो साइन लगाओ या कोस लगाओ और या फिर टेन लगाओ। बाकी दो तीन है वो तो इसके क्या, इनके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, इनके विपरीत होते हैं, तो उनको आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनसे काम चल जाएगा तीन से। लेकिन सर हमें कैसा पता चला कि यहाँ साइन लगाएंगे, कोस लगाएंगे या टेन लगाएं? तो ध्यान दो, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको थीटा कोण दे रखा है। क्या दे रखा है, थीटा कोण। और इस थीटा कोण से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी आधार होती है और कौन सी कर्ण होती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो 90 डिग्री के सामने होती है वो तो कर्ण होती है, और थीटा के यानी जो कोण दे रखा है उसके सामने की भुजा को क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। जो तीसरी बच गई वो क्या होगी, आधार होगी। यदि मैं इसको 60 कह दूं, देखो ध्यान दो, अगर मैं इस भुजा को 60 कह दूं तो फिर लंब यह नहीं रहेगा बेटा। लंब किसके सामने का होता है, जो देर का कोण उसके सामने का होता है। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ तो हमारे तो क्या दे रखा है, ये कोण 60 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। अब कोण ये 60 डिग्री का है तो ये लंब है, ये कर्ण है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है ना, मीनार ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंब ज्ञात करना है। दे क्या रखा, आधार दे रखा है। तो बेटा आप वो संक्रिया लगाओ जिसमें लंब और आधार हो। समझ में आ गया ना, क्या हो, लंब और आधार हो। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपको चलो ज्ञात करना आ गया, लेकिन कर्ण का क्या करोगे, कर्ण से आपको कोई लेना देना नहीं है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार तो दे रखा है लेकिन कर्ण से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे तो लंब ज्ञात करना है, तो मैं क्यों साइन लगाऊं और क्यों कोस लगाऊं। समझ में आ गई बात? टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब आपको ज्ञात करना है, आधार आपको दे रखा है, तो टेन थीटा लगाओ ना। समझ में आ गई? तो आप क्या लिखेंगे, मैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, सॉरी लंब बट्टा टेन थीटा का मतलब लंब बट्टा आधार। समझ में आ गई बात? अब देखो टेन, अब आपको थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो 60 बराबर लंब क्या है, ए बी आपको ज्ञात करना है, बट्टे आधार क्या है, 100 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये जो मैंने यह करवाया है इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो टेन 60 का मान कितना होता है, याद होना चाहिए, और √3 होता है। कितना होता है, और √3 होता है। यदि आप याद नहीं है तो साइन और कोस के तो पक्के याद कर लो, बाकी सब याद अपने आप हो जाएंगे। अगर आपको साइन 60 का मान याद है तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, सारे जानते हो। और इसमें भाग देना है कोस 60 का, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, सब जानते हो आप, ठीक है। तो साइन 60 का मान √3/2, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का जब भाग दूंगा तो 2/1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, और √3 में 1 का भाग √3 बार जाएगा। इसका मतलब टेन 30 का मान कितना हो गया, √3 बराबर। ए बी तो आपको ज्ञात करनी है, और ये आपको 100 देर की है। इसके नीचे 1 मान के वज्र गुणा करो, तिरछा गुणा। ए को ए बी से गुणा किया तो क्या आया, ए बी बराबर 100 को √3 से गुणा किया तो क्या आया, 100√3। क्या आया, 100√3। और यही आपकी मीनार की ऊंचाई है, मीटर आंसर आ गया। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 100√3। अब लिखेंगे अतः, देखो यहाँ पर ए बी करके उत्तर मत कर देना, क्योंकि ए बी जो ना वो तो हमने माना है। और जो गणित में याद रखो, जो चीज़ हम गणित में किसी प्रश्न में मानते हैं वो उत्तर में कभी नहीं आती। ये तो हमने क्यों माना है, प्रश्न को हल करने के लिए, हमारी सुविधा के लिए माना है। मतलब प्रश्न में नहीं कह रहा है कि ये ए बी मीनार है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, 100√3 मीटर है। कितनी है, 100√3 मीटर है। समझ में आ गई? तो ये क्लियर हो गया आपको। 8वां प्रश्न मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। क्लियर हुआ? आगे पढ़ो 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, प्रायिकता वाला है। प्रश्न नंबर 9 कैसे हल करेंगे देखो।
सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैंने आपको प्रायिकता वाला में बताया, हमेशा कुल परिणाम लिखो। क्या लिखो? कुल परिणाम। तो क्या है, एक पासे को एक बार फेंका है, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम क्या लिखने हैं? कुल परिणाम। तो आप सारे जानते हैं कि या तो पासे पर ऊपर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं आएगा। तो कुल स्थितियाँ कितनी होगी? 6 होगी। समझ में आ गई बात आपको कि पासे पर 6, 1 से लेकर 6 तक अंक होते तो यही आएगा। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि पासे को एक बार जब हमने फेंका, पासे को जब एक बार फेंका तो उस पर 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, प्रश्न में क्या कह रहा है? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा अंक आने के क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम। देखो, जिसकी प्रायिकता पूछी उसके क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम लिखेंगे। प्रायिकता वाले में फिर ध्यान से समझो कि हमेशा प्रश्न में आपको क्या करना है? कुल परिणाम लिखने हैं। तो हमने लिख लिया कुल परिणाम। अब प्रायिकता जिसकी पूछी है, जिसकी प्रायिकता पूछिए उसके क्या लिखने? अनुकूल परिणाम। क्या लिखने? अनुकूल परिणाम। तो क्या लिखो? 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम। तो 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 4 से बड़ा या तो 5 आएगा या 6 आएगा, सारे जानते हो आप। तो अनुकूल या तो 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। इन दो परिणामों के अलावा कोई तीसरा परिणाम बनता है क्या? नहीं बनता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो लिख लो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता PE बराबर, आप सारे जानते हैं हमेशा सूत्र क्या लगेगा? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ये सूत्र अपने खोपड़े में बिठा लो भाई। तो क्या आया? अनुकूल कितना है? 2 बटा कुल कितना है? 6। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, और ये आपका क्या है? आंसर है। यानी एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी है? 1/3 है। कितनी है? 1/3। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, आगे देखो 10वां प्रश्न। पढ़ो क्या कह रहा है 10वां प्रश्न। यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, तो 12 किलोमीटर चलने के लिए क्या किराया देना होगा? देखो, छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 क्या करेंगे? देखो 12 किलोमीटर दूरी तय की है, और पहला जो 1 किलोमीटर है उसका जो किराया वो कितना है? 15 रुपये। कितना दे रखा है? 15 रुपये। तो क्या लिखेंगे? प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये। यानी 1 किलोमीटर पहले चला, जैसे ये दूरी है, टोटल कितनी है? 12 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक चला 1 किलोमीटर, कितने रुपए लगे? 15 रुपये लगे। अब आगे जब चलेंगे तो प्रत्येक किलोमीटर यानी हर 1 किलोमीटर कितने रुपए लगेंगे? आपके 8 रुपये लगेंगे। प्रश्न में कितना दे रखा है? 8। तो क्या लिखेंगे? शेष दूरी कितनी है? शेष दूरी लिख लो साथ में। शेष दूरी 11 किलोमीटर। कितनी? क्योंकि देखो 12 किलोमीटर टोटल, जिसमें 1 किलोमीटर चल दिया, जिसके 15 रुपये लग गए। अब शेष दूरी 11 किलोमीटर का किराया बराबर कितना है कि 11 किलोमीटर चलता है, प्रति किलोमीटर का रुपये कितना है? 8 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 88 रुपये। यानी बाद में 1 नंबर का प्रश्न है, शॉर्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि शेष दूरी 11 किलोमीटर का किराया 11 गुना 8 रुपये, तो 11 को 8 से गुना किया 88 रुपये। तो देखो 15 पहले लगे, 88 अब लगे, तो टोटल किराया, कुल किराया लिखेंगे। आपको प्रश्न में क्या पूछा है? कुल किराया कितना होगा? 15 + 88। कितना? 15 + 88 कितना हो गया? 103 रुपये। यानी कि टोटल 12 किलोमीटर दूरी चलने में कितना रुपये लगेंगे? 103 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। समझ में आ गई बात आपको? ये जो चित्र बनाया था ना, ये नहीं बनाना आपको। क्लियर हुआ? ओके। देखो इस प्रकार का जो प्रश्न है, पीछे वाले में तो क्या किया था? आपको एक समीकरण बनाने वाला प्रश्न आया था, अब की बार इसमें सभी का मान दे दिया। ठीक है, तो पीछे बार एक ऐसा प्रश्न आया था कि प्रथम किलोमीटर का 15 रुपये है,
ठीक है। और बाद में आपको किराए के लिए 3 रुपये देने पड़ेंगे, तो कुल दूरी x किलोमीटर है। तो आप समीकरण बनाइए, ठीक है। समीकरण वाला था, अब की बार इसमें सब भी मान दे दिया, आपको किराया पूछ लिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, ए भाग आपका कंप्लीट हो गया। बे भाग का पहला प्रश्न देखो, बे भाग है जो उसका पहला प्रश्न यानी इस मॉडल पेपर का 11वां प्रश्न। वैदिक विधि द्वारा 4225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वैसे मैंने ये पीछे पेपर बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 11 का हल कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, 4225 का वर्गमूल ज्ञात करना वैदिक विधि से। कौन सी विधि से? वैदिक विधि से। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। देखो कि आपको पता है आपके पास में टोटल नंबर कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं, 4 है। तो जोड़े कितने बनेंगे, दो जोड़े बनेंगे। समझ में आ गई। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, 1 नंबर संकेत के रूप में लिखते हैं ना आप, संकेत। कुल 2 जोड़े हैं, अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे। जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक वर्गमूल में बनेंगे। यहाँ पर जोड़े 2 है तो वर्गमूल में अंक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। अब आप इसके क्या कर लो, खंड बना लो। 2 खंड बनेंगे, पहला खंड और दूसरा खंड, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो 2 नंबर 42 जो है इसके आसपास पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो आप। 42 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या, 42 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 42 से छोटे भले हो। समझ में आ गई बात आपको। तो आप देख रहे हैं कि 5 का वर्ग 25 होता है, 42 से काफ़ी छोटा है। 6 का वर्ग 36 होता है, 42 से छोटा है। 7 का वर्ग 49 होता है, लेकिन वो तो ज़्यादा चला गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे। समझ में आ गई ना। और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। और यहाँ पर आप भाजक के रूप में क्या लिखेंगे, ये जो अंक आता है उसका दुगुना हमेशा। समझ में आ गई बात आपको। तो क्या लिखेंगे, पहले 42 में से घटा लो किसका वर्ग, 6 का वर्ग, यानी 42 माइनस 36। 42 माइनस 36 घटा लो, कितना बचा, 6 बच गया, ठीक है। 3 नंबर नया भाज्य, नया भाज्य, नया भाज्य कितना आया भाई, आपके जो शेषफल बचा 6, वो क्या लिखेंगे आप, 2 से पहले। नया भाज्य बराबर कितना आया, 62 हो गया। 62 कैसे हुआ, पता चल गया ना। शेषफल 6 आया, वो 6 में 2 से पहले लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, 62 हो गया। और प्रथम बार संशोधित भाज्य भी क्या होगा, 62 होगा। तथा संशोधित भाज्य बराबर 62, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 4 नंबर 62 में, ये जो 62 आया इसमें आपको 12 का भाग लगाना, किसका, इस भाजक का। तो कितना आएगा, भागफल, भागफल बराबर 12 पंजे 60, भाग 5 बार गया। और शेषफल, शेषफल अब 60 बार गया तो शेषफल 2 बच गया, शेषफल कितना बचा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये जो शेषफल आया वो लिखेंगे 2, ठीक है। और भागफल, भाग कितनी बार गया, 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे आप 5। अब 5 नंबर नया भाज्य, नया भाज्य, नया भाज्य कितना बन गया, 25 बन गया। हमारा उत्तर तो आ गया, 2 अंकों का था, उत्तर तो हमारा आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर जो शेषफल बचेगा उसको भी, नया भाज्य बराबर कितना आएगा, 25। 2 के आगे 5 लिखेंगे, कितना आएगा, 25, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, संशोधित भाज्य या अंतिम शेषफल। अब उत्तर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, अंतिम शेषफल आएगा। अंतिम शेषफल बराबर कितना आएगा, इस 25 में से क्या घटाना है, इससे पहले जो संख्या आई थी उसका द्वंद घटाना। और 5 का द्वंद क्या होता है, 5 का, किसी एक संख्या का द्वंद, एक अंक का द्वंद क्या होता है, उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 में से 25 घटाओ, क्या बचा, 0, यानी शेषफल क्या बचा, 0। अतः क्या आया, 42 25 का वर्गमूल है वो कितना आया, 65 आया आंसर। समझ में आ गई बात आपको। बस इस प्रकार का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन करवाया था मैंने, पीछे करवाया भी था, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, उनको फटाफट से कॉपी में मिला लो, लगभग आधा घंटा लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम। और अगर आपको आता है तो 15 मिनट नहीं लगने वाली है। समझ में आ गई ना बात आपको। समझ के करोगे तो भी आपको कम टाइम लगेगा। ये आपका 11वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। आगे पढ़ो 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। क्या करना है,
6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पीछे जो पेपर करवाया था उसमें मैंने आपको सिद्ध करवाया था कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 3, रूट 2, रूट 5 है, उससे भी ये आसान है। हमें क्या करना है, देखो 12वां प्रश्न हल कैसे करेंगे। आपको सिद्ध करना है कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न में देखो मैंने आपको बता रखा है कि मान लो, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है, परिमेय संख्या। ये सभी प्रश्नों में करना है। कौन से प्रश्नों में, जिन प्रश्नों में आपको अपरिमेय सिद्ध करना होता है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। अतः हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अतः 6 प्लस रूट 2 को किस रूप में लिख दिया, a बटा b के रूप में लिख दिया। क्योंकि परिमेय संख्या को a बटा b या p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां b नॉट इक्वल टू 0, यानी b बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया। जहां a व b दो सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। सहअभाज्य का मतलब जानते हो क्या, सहअभाज्य का मतलब होता है जैसे 5 और 7, इनमें क्या समान संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं। यानी वो दो संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वो दो संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि उनके अंदर किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये a और b दो क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं कि रूट 2 बराबर a बटा b माइनस 6। इसी समीकरण में मैंने क्या किया, 6 उधर चला जाएगा। अब क्या कर लो, रूट 2 बराबर ये क्या आ जाएगा, अगर मैं बट्टा में क्या करूं, b करूं तो b का भाग b में एक बार, a को मैं एक a से गुणा करूंगा तो a माइनस इसके नीचे एक का भाग b में b बार, b को मैं 6 से गुणा करूंगा तो 6b। ये आया मेरे पास में रूट 2 बराबर a माइनस 6 रूट 6b बट्टा b आ गया। क्लियर हो गया। अब ये क्या है, a और b पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। यदि a और b पूर्णांक है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि a व b पूर्णांक है, हमें यहाँ पर माना था ना, तो ये क्या पूर्णांक है। अतः यदि ये पूर्णांक है तो a माइनस 6b बट्टा b भी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये समीकरण क्या कह रही है, ध्यान से पढ़ो बेटा। ये कहा, हम ये कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है और रूट 2 हम सारे जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, अतः रूट 2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन या परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अब हम जानते हैं कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। अब रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो a माइनस 6b बट्टा b भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए a माइनस 6b बट्टा b ये भी क्या है, भी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो यह जो हमने कल्पना की थी ये उसका क्या है, विरोधाभास है। इसलिए यह कल्पना गलत है कि हमने क्या कल्पना की थी कि 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने यही तो किया था, हमने यही तो माना था। कल्पना क्या की थी कि मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अब देखो गणित में कोई भी संख्या होगी या तो वो परिमेय होगी या वो अपरिमेय होगी, उनके बाहर कोई संख्या नहीं होगी। समझ में आ गई बात, या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी। तो हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ये गलत है।
इसलिए ये कहना गलत है कि 6 + √2 परिमेय संख्या, ये गलत है। तो क्या होगा, तो इसलिए अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो क्या करना होता है कि जो आपको दे रखा है उसको परिमेय मान लो, उसके बाद में उसके बराबर a/b मान लो, जहाँ पर b = 0 नहीं है और a और b दो क्या से अभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ से आप क्या निकालो, √2 बराबर ये निकालिए, ये परिमेय संख्या है क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या, इसका मतलब √2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो अपरिमेय है। अब ये √2 अपरिमेय, तो ये क्या है, अपरिमेय है, और ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये कहना गलत है कि 6 + √2 परिमेय संख्या। विरोधाभास हो गया, समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपका 12वां प्रश्न क्लियर हो गया। ओके, आगे पढ़ो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर × 36 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। देखो प्रश्न नंबर 13 कैसे हल करेंगे। आपको क्या कह रहा है कि एक संदूक है, वैसे आपको ये चित्र बनाना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक संदूक है और उस संदूक की माप दे रखी है आपको, यानी इसकी विमाई दे रखी है। विमाई कितनी दे रखी है कि इसकी मान लो कि 50 सेंटीमीटर लंबाई है, 36 सेंटीमीटर जो चौड़ाई है और ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो लिख लो, दिया गया संदूक की माप बराबर कितनी है, 50 सेंटीमीटर × 36 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर दे रखी है। अर्थात इसका मतलब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि लंबाई बराबर कितनी है, 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई निकाल लो, चौड़ाई यहाँ पर कितनी है, 36 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, संदूक की ऊंचाई वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि इसके ऊपर कितना कपड़ा आएगा, उस कपड़े की माप ज्ञात करनी है। तो आप सारे जानते हैं कि इस पर जो कपड़ा आएगा वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर तो होगा। तो क्या लिखेंगे आप, इसका संदूक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब संदूक किस आकार की है, घनाभ के आकार की। तो घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा ये आपको बनाना नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझाया, समझ में आ गई बात आपको। ये आपको चित्र बनाना नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये याद कर लेना भाई। तो बराबर 2, लंबाई कितनी है 50 मान रखते जाओ, गुणा चौड़ाई कितनी है 36 प्लस चौड़ाई कितनी है 36 गुणा ऊंचाई कितनी है 25 प्लस ऊंचाई कितनी है 25 गुणा लंबाई कितनी है 50। समझ में आ गई बात आपको, बस हल कर लो। अब आपको क्या करना है, पहले जोड़ने वाला नहीं करना, पहले गुणा करना है। 50 को 36 से गुणा करेंगे तो क्या करें, पहले 0 लगा लो। 5 को 6 से गुणा किया, 5 से 30 केरी 3, 5 3 15, 3 18 प्लस ये प्लस 25 को 36 से गुणा कर लो। तो 25 को जब 25 को 6 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 150 का 0 केरी 15। 25 को 3 से गुणा किया तो 25 75, और 75 में से 5 जोड़ा 80, 80 में 10 जोड़ा 90, ये आ गया 900 प्लस 5 को 25 से गुणा करेंगे 125, आगे 0। समझ में आ गया, यानी क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, देखो 0 है 0 है 0, दूसरा अंक है 5, इसका दूसरा अंक 0 5, 0 में 5 जोड़ा 5, ठीक है। तीसरा अंक जोड़ो 2, और तीसरा अंक क्या है 2 और 9 11, 11 और 8 कितने 19, 19 क्या केरी 1 के अंदर ये जोड़ा 2 और 1 3, ठीक है 3950। इसको 2 से गुणा कर लो, तो 0, 2 को 5 से गुणा किया 10 केरी 1, 2 को 9 से गुणा किया तो 9 दूनी 18 और 1 19 केरी 1, 2 को 3 से किया 6, 6 1
7 वर्ग मीटर, यानी कितना कपड़ा लगेगा? 7900 वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा उस संदूक को कपड़े से ढकने के लिए। समझ में आ गई? तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः संदूक पर कवर के लिए 7900 वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया कैसे करना है? 13% अच्छी तरह से समझा दिया आपको। और यदि आयतन पूछ ले तो सीधा यही गुणा कर दो आपको। आयतन का सूत्र लगा के लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सीधा सूत्र होता है आयतन का तो, लेकिन क्षेत्रफल का बड़ा सूत्र होता है, ये आपको सूत्र याद रखना है। क्लियर हो गया? 13% क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप इसका अभ्यास करेंगे। आगे पढ़ो 14वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 14 हल क्या करेंगे? जो दे रखा वो लिख लो, दिया गया बेलन का व्यास बराबर कितना दे रखा है आपको? बेलन का व्यास दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या निकाल लो, आप तुरंत निकालो। अतः त्रिज्या r बराबर क्या होती है? व्यास की आधी होती है 7 सेंटीमीटर। आगे कोई समस्या? ऊंचाई देख लो, बेलन की ऊंचाई h से लिखते हैं तो h कितनी दे रखी है आपको? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब ध्यान रखना आप यहां पर सूत्र किसका लगाओ? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? आप जानते 2 पाई r h प्लस r होता है। ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। 2 पाई r h जो होता है ये तो केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र। और इसमें दो जो ऊपर नीचे वृत्त होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं संपूर्ण में। ठीक है, तो मान रख दो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है? 7 और कोष्टक में कितना h कितनी है? 15 प्लस 7। समझ में आ गई बात आपको? केवल मान रखा है मैंने। 7 से 7 कट गया, ये कितना आ गया? 22 को 2 से गुणा किया 44 गुणा ये भी कितना आ जाएंगे? 22। कितना आ जाएंगे? 22 आ जाएंगे। क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आपको क्या करना है? 22 को 44 से गुणा कर लो तो 22 को 8 से 2200 के 88 केरी 8 2200 के 88 और 8 कितना हो गया? 96। 968 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेमी। यहाँ पर इकाई वही लगानी जो आपको प्रश्न में दे रखी है। क्लियर हो गया? ये 14वां प्रश्न आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 14वें प्रश्न का बेलन का क्या पूछा था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। व्यास 14 सेंटीमीटर देगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर देगी, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर देगी। सूत्र 2 पाई r h प्लस r होता है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 7 और 15 प्लस 7 h का मान 15 और r का मान 7। तो 7 से 7 कटा, 22 को 2 से गुणा किया 44 गुणा ये यहाँ पर 15 और 7 कितने हो गए? 22 को गुणा कर दिया। 22 चौके 88, 88 का 8 केरी 8 और 2200 के 88 के अंदर 8 वापिस जोड़ूंगा तो कितना आएंगे? 4 नंबर आएंगे और यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। 14 प्रश्न क्लियर हुए हैं। आगे वाली क्लास के अंदर हम कुछ प्रश्न वापस यानी 3 या 4 क्लासों में इस पेपर जो मॉडल पेपर है इसको हल कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।